हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। इन वीडियो में हम लोग वाई दृष्टि का कंपाइलेशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, ये यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीसीएस प्री के लिए काम आता है। आई दृष्टि का ये हम लोगों ने क्लास नंबर 2 यानी 2 यहाँ पे क्लासेस हम लोग कर चुके थे। ये क्लास नंबर 3 रहेगी। आप लोगों के पास हार्ड कॉपी होगी, आप उससे मिलाते रहिए टॉपिक। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उनको निकाल के यहाँ पे ऐड करता हूँ पीडीएफ में और उन्हीं को डिलीवर करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी अक्रॉस कंट्री एनालिसिस। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम जो लिया गया है 1950 से 2015 का। इस टाइम फ्रेम में हम लोगों को देखना है किस माइनॉरिटी में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी घटोतरी हुई है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो परसेंटेज में रहेगा तो एक आध फैक्ट हो सकता है पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी यहाँ पे देखो ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है, ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है पीएम, इनके द्वारा यहाँ पे ये पब्लिश की जाती है। विश्व भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक विस्तृत विश्लेषण इन्होंने दिया है। तो हम लोग को विश्व भर का नहीं देखना है, यहाँ पे हम लोग इंडिया का देख रहे हैं। ठीक है, कि इंडिया में माइनॉरिटी की क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है। देखिए 1950 से 2015 का ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, लगभग 65 सालों का यहाँ पे ये पूरा टाइम है। इसके मध्य क्या है, भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82 की कमी दर्ज की गई। ठीक है, तो अगर हिंदू समुदाय की बात हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे घटोतरी हुई है इन 65 सालों का जो इन्होंने टाइम स्पेन लिया है। 1950 में 84.68% हुआ करती थी और 2015 में 78.06, यानी ये जो घटोतरी दिख रही है आपको -7.82। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर याद ना रहे तो मोटा मोटा रख लेना, 8 के आसपास रख लेना या 7 के आसपास रख लेना। और मेजर फैक्ट तो यही है कि घटोतरी हुई है। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की बात करें तो देखो 1950 से 9.84%, ये 1950 की पॉपुलेशन थी। टोटल पॉपुलेशन में लगभग 10% मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन थी। 2015 में यही 14.09% हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे यार वो ऊपर है, इसका मतलब है यहाँ पे बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। 43.14 की वृद्धि यहाँ पे हुई है। ठीक है, 43.15 65 सालों में लगभग यहाँ पे 44% के आसपास या फिर 43% के आसपास आप देख लीजिए। ईसाई की बात करें, ईसाई समुदाय में 1950 2.24, 2015 2.36। देखो ये फिगर याद नहीं होंगे, ठीक है, फिर भी एक आपके पास एक सेंस होना चाहिए कि किस समुदाय में पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस में घट रही है। किसी में अगर डेटा बहुत ज़्यादा है डेटा, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईसाई में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हिंदू समुदाय में घटी है। बाकी समुदाय का देखें, यहाँ पे सिख समुदाय पे देखो, यहाँ पे एरो ऊपर लिखा है, मतलब बढ़ी है पॉपुलेशन। 1950 में 1.24 हुआ करती थी और 2015 में 1.85। ठीक है, इंक्रीमेंट है। वृद्धि कितना है, 6.58 का। बौद्ध में यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है, जैन में घटोतरी है। तो देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा ना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 0.054581 लिखा है, आपको ये चीज़ याद रखना। ठीक है, किस में घटोतरी हुई है, किस में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, परसेंटेज में जो डेटा है ना, वो यहाँ का, इन तीनों का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आता है। स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट के स्तर का आपने सीख लिया कि हिंदू और जैन की पॉपुलेशन में घटोतरी हुई है इन 65 सालों में, और बाकी ये जो 3 समुदाय हम लोगों ने देखा है उनमें बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है, नागरिकता संशोधन नियम। ये संशोधन नियम है। संशोधन नियम अलग चीज़ है, संशोधन अधिनियम अलग चीज़ है। तो वो देख लेते हैं क्या है। ये नियम अभी पब्लिश किए गए हैं। किसके द्वारा पब्लिश, मतलब ये अधिसूचित किए गए, नोटिफाइड किए गए। देखिए पहले बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा हम लोगों को। बैकग्राउंड में देखिए क्या है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ये एक्ट का नाम है। ठीक है, दिसंबर 2019 में संसद में पेश हुआ था। फिर 11 दिसंबर 2019 संसद द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया। ठीक है, संसद द्वारा यानी लोकसभा द्वारा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। फिर एक दिन बाद 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति द्वारा बिल को स्वीकृति मिल गई। बिल को स्वीकृति मिल जाती है तो वो फिर अधिनियम बन जाता है। इस डेट को थोड़ा सा याद रखना, 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति द्वारा बिल को स्वीकृति मिली थी। खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो नियम ये नोटिफाई है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बाकी ये सब तो हम लोग जानते ही थे पहले। नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, मंजूरी मिल गई, अधिनियम बन गए। किस पर्पज से लाया गया था ये हम लोग जानते हैं। धार्मिक उत्पीड़न से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो 3 देश हैं से पलायन करके भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, ये सब शामिल हैं। ठीक है, मुस्लिम समुदायों को छोड़ के, क्योंकि जहाँ से आ रहे हैं वो तो वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, बाकी ये लोग हैं ये माइनॉरिटी में हैं, तो ये माइनॉरिटी के लिए है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, नियमों के अभाव में अधिनियम, ये अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
लागू नहीं हो पा रहा था। तो लागू कराने के लिए इन नियमों को, इन रूल्स को नोटिफाई किया गया है। तो यहाँ से हम लोग का करंट बनता है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। 11 मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन नियम 2024 को नोटिफाई किया गया। ठीक है, अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 वाला, ये लागू हो सकेगा। तो ये नियम का पर्पज आपने देख लिया। ठीक है, अब इस नियम में है क्या क्या चीज़ें, 2-3 बातें सीख लीजिए। आवेदक को अपना मूल देश कौन सा धर्म है, किस देश से भाई आप आए हो, भारत में प्रवेश की तारीख क्या थी, जब आएंगे प्रवेश करेंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट में ना, कुछ यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट के नाम लिखे हैं, जैसे डाक विभाग है, एक इनकम टैक्स है ना, 1-2 डिपार्टमेंट और हैं। तो आप यहाँ पे जाके बताएंगे, यहाँ पे कुछ पर्ची अर्ची मिलेगी कि हम फलाने देश से आए हैं, उस पर मोहर लग जाएगी। ठीक है, आप इस धर्म के हैं, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा आप किस देश से आए हैं, आपका धर्म क्या है, प्रवेश की तारीख क्या है। और 8वें शेड्यूल में जो निर्दिष्ट भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उनमें से कोई भी भाषा आना चाहिए आपको। ठीक है, ये भी साबित करना पड़ेगा। तो ये नियम है। तो ये बातें ठीक हैं, 2-4 बातें याद रहेंगी। तो मूल देश वाली बात याद रखना, धर्म वाली याद रखना, प्रवेश की तारीख और एक भाषा का ज्ञान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बस जगह पूछ लेगा, है ना। तो ये दिबांग घाटी जानते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में है। इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। 278 मीटर ऊंचा बांध है, ये थोड़ा ध्यान रखना फैक्ट। हाइट पूछ लेता है। भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, इस वजह से हाइट इंपॉर्टेंट है। 278 मीटर, दिबांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और फैक्ट मिलते जुलते क्या है इससे, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन बताइए। बचपन में पढ़ते थे हम लोग, है ना, बस में मिलती थी करंट अफेयर्स की किताब जीके की, उसमें भी लिखा रहता था ये। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन कहाँ पे, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र अगर बात करें तो ये 3 गॉर्ड्स भी पढ़ते हैं हम लोग, 3 गॉर्ड्स प्लांट चाइना में है। ठीक है, चलिए सेला सुरंग के बारे में भी कुछ न्यूज में था, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रे के काफ़ी नीचे इसको बनाया गया है, मतलब पहाड़ के नीचे। ठीक है, टनल जो होती है वो तो नीचे ही रहती है। लोकेशन याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची सुरंग है ये सेला सुरंग, भारत की सबसे ऊंची सुरंग। ठीक है, प्रोजेक्ट बड़तक के अंतर्गत इसको बनाया गया है या फिर बनाया जा रहा होगा, मुझे क्लियर नहीं पता कि बन गई है या फिर अभी बनाया जा रहा है या अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अगर पूछा जाए ये प्रोजेक्ट बड़तक क्या है तो दिख जाएगा आपको ऑप्शन में, टनल से संबंधित कुछ दिख जाएगा, हो जाएगा ये। देखें इसको, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एकात्मकता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ वननेस किसको रिप्रेजेंट करती है, आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित है। मध्य प्रदेश में है, खंडवा जिला में, ये ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ वननेस यानी आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, एक तरह ये भी स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, आसान है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को समर्पित, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ये तो खैर पुराने करंट अफेयर्स हो गए, हम लोगों ने हाँ पुराने वीडियोस में किया है ये सब, है ना, PDF में प्रोवाइड करता था उसमें, तो सब आपने देखा होगा, पहले भी हम लोग ये लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, PM सूर्य घर। क्या है भाई PM सूर्य घर, ये मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी यहाँ पे मिल गई है, यानी मुफ्त बिजली योजना है ये। ठीक है, सोलर पैनल आपको लगाना पड़ेगा अपनी छत पर, उस पर सब्सिडी मिलेगी। फरवरी 2024 PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिली है। क्या है इसके फैक्ट, क्या है इस स्कीम में, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगेंगे। 1 करोड़, ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये याद रखना है आपको, 1 करोड़ घर। 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली आपको फ्री में दी जाएगी। फ्री का मतलब ये है कि आप सोलर पैनल जब शायद 2.5 या 2 मेगावाट का आप इंस्टॉल कराएंगे ना, तो इससे जो बिजली बनती है वो लगभग 300 यूनिट ही बनती है। तो आप ये खरीदेंगे अपने पैसे का, 60% इस पर सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये जो बिजली मिल रही है आपको 300 यूनिट, ये बना के दे रहा सोलर पैनल, ये आपकी है, इसी को फ्री माना जा रहा है। ठीक, ये देखें बजट कितना एलोकेट हुआ है इस पर, 75,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, 75,000 करोड़, 75,021 करोड़। 2 किलोवाट क्षमता, 60% सब्सिडी आपको दी जाएगी। ठीक है, केंद्रीय योजना है, सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट का अगर आप पैनल लगाना चाहते हैं तो इस पर जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उस पर भी सब्सिडी है। ठीक है, ये इतनी बातें थी। सूर्य घर योजना क्या है, सोलर पैनल आप समझ लेंगे। 1 करोड़ घर हो गया, 300 यूनिट हो गया, यूनिट भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये चुनावी बॉन्ड योजना से क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं। ठीक है, 2018 में ये वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अधिसूचित किया गया था। फाइनेंस कमीशन बोल रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री राजनीतिक वित्त पोषण, पॉलिटिकल फंडिंग की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, ये उनका प्लान था, उद्देश्य था इस योजना का।
बॉन्ड जारी करने का अधिकार केवल एसबीआई को था, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन था, उस टाइम पे पूछा गया था क्वेश्चन। अभी न्यूज में क्या है, न्यूज का अभी हम लोग को पता है, इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है ना। 15 फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट को 5 मेंबर संविधान पीठ ने इस योजना को आज संवैधानिक घोषित कर दिया। चलिए, इस वजह से न्यूज में था, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से पुरानी इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहे परीक्षा वाला, तो वही ये फैक्ट ही है जो खास है। केवल एसबीआई इसको इशू करता है बॉन्ड को, अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं, 1000 रुपये का, 2000 का, 5000 का। चलिए, ये 2018 भी याद रखना कि स्कीम 2018 की थी। देखिए यहाँ पे भारत रत्न 2024 5 लोगों को इस बार मिले हैं। 5 लोगों को आपको नाम याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर हैं एक, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, एम.एस. स्वामीनाथन है कृषि वैज्ञानिक, ये हम लोग जानते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। इनको पोस्टहुमसली दिया गया मरणोपरांत, और एल.के. आडवाणी को भी दिया गया, ये अभी फिलहाल जीवित हैं। कर्पूरी ठाकुर ये कौन है, कौन थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक शिक्षक भी थे, जननायक के नाम से उनको जाना जाता था। चौधरी चरण सिंह के बारे में भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 1979 से 80, 2 बार यूपी के सीएम भी रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी में भूमि सुधारों के मुख्य आर्किटेक्ट भी इनको माना जाता है। चलिए, ये भी ठीक है। नरसिम्हा राव साहब के बारे में जानते हैं, भारत के पीएम 1991 से 1996, और स्वामीनाथन साहब, इनके बारे में तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, कृषि वैज्ञानिक, हो जाएगा। 5 लोगों को याद रखना, 5 के नाम भी याद है। एक क्वेश्चन कीजिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में, बिहार। चलिए, 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब का है? 2009 का। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गुजरात का है। अगर इसको याद रख सकें तो रखिए। ओखा मुख्य भूमि को ये बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। बेट द्वारका द्वीप, ये एक आइलैंड का नाम है, बेट द्वारका। ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है सुदर्शन सेतु। चलिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसमें क्या है, एक स्कीम हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए कौन सी पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं, मत्स्य संपदा योजना है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसी से मिलती जुलती है, कुछ लग रही है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। मत्स्य संपदा योजना में क्या है, मछुआरों का कल्याण करना है। मत्स्य पालन क्षेत्र में समग्र विकास के लिए इतना करोड़ एलोकेट भी हुआ था। ठीक है, नीली क्रांति को, ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा देना है। 2020 की ये स्कीम है। एक है 2024 में इसको लॉन्च किया। ठीक है, उद्देश्य क्या है, मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है इनको समर्थन करना। देखो, ये जो लक्ष्य मिलता जुलता लक्ष्य है, तो स्कीम से पॉसिबिलिटी रहती है, या तो उद्देश्य पूछता है, या फिर 4 स्कीम लिखता है और चारों के सामने ईयर लिखता है, उसको मैचिंग के लिए पूछता है। तो ये 2024 याद रख लेना, और मत्स्य संपदा योजना ये 2020 याद रख लेना। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ पे काम आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। चलिए, ये देखिए, समान नागरिक संहिता अभी हाल ही में किस राज्य ने लागू की है? उत्तराखंड ने। ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी, हम लोग पढ़ते हैं, पार्ट 4 में पढ़ते हैं संविधान में, टीपीएसपी का भाग है, और आर्टिकल 44 में है ना यूसीसी। चलिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पहले भी मैंने कवर कराया था पीडीएफ में, मैंने फिर से यहाँ पे बनाया है। जनवरी 2024 को परिणाम घोषित किए गए सर्वेक्षण 2023 के। ठीक है, इतने शहरों को यहाँ पे आकलन किया गया है, 4477, 4477 शहरों का आकलन किया गया है। अब देखिए, जो क्वेश्चन आना है, पहले स्थान पर संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर कौन है? अब इंदौर के साथ साथ सूरत भी है। अभी आपको याद रखना, पहले अकेला इंदौर हुआ करता था, अब पहली रैंक पे इंदौर प्लस सूरत दोनों है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में है। ये शायद 10 लाख प्लस पॉपुलेशन होगा, ये 1 लाख प्लस लिखा है, जो 10 लाख होना चाहिए। तो ये फर्स्ट हो गया, इंदौर प्लस सूरत। तो इसके बाद जो स्थान आता है वो नवी मुंबई का है, फिर विशाखापट्टनम का है, फिर भोपाल का है। तो पॉसिबिलिटी रहेगी इस क्वेश्चन की, बाकी सभी याद रख सकें तो अच्छी बात है। चलिए, इस कैटेगरी में देखिए 10 लाख से कम जनसंख्या वाला, या 1 लाख, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना यार, ये 10 लाख होगा। 10 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी का पहली पोजीशन है सासवड़ महाराष्ट्र, सेकंड पाटन, और तीसरा है स्थान लोनावाला महाराष्ट्र। चलिए, अब राज्यों में देख लीजिए। राज्यों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे यूपी की रैंकिंग यहाँ पे दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यवार अगर देखें तो सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, फिर दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, सबसे अच्छा तीसरा राज्य जो है स्वच्छता में छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, और उत्तर प्रदेश का आपको ध्यान रखना है 9th पोजीशन है। ठीक है, 9th पोजीशन। चलिए, शीर्ष गंगा शहर
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले स्थान पर बनारस है, फिर प्रयागराज है, बिजनौर है, हरिद्वार है, कन्नौज है। ये पॉज कर लेना वीडियो, थोड़ा सीख लेना ठीक से, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको। महू छावनी, इसके बारे में क्या है अभी न्यूज। भारत की सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट है ये, छावनी है, ठीक है। अगर सिर्फ छावनी के बारे में पूछा जाए तो महू छावनी लगा देना। उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर नोएडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उत्तर प्रदेश का 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणन किसको मिला है? नोएडा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो ये हम लोग की क्लास नंबर 3 होगी। क्लास 4 में मिलते हैं। अब परसों संडे यार, परसों संडे को ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा, पीडीएफ बनानी भी पड़ती है, तो इसको देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।